हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं दैट इज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैं आपको बना के दे चुकी हूँ जिसमें हमने कलेक्टिव बार्गेनिंग का मीनिंग, उसका प्रोसेस एक्सेट्रा किया था। कलेक्टिव बार्गेनिंग हमने पढ़ लिया है। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स रेडी कर देते हैं। उधर से जो मैनेजमेंट है उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वो आपस में मिल के बैठ कर जो आपस की उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या कुछ इश्यूज़ हैं या कोई कन्फ्लिक्ट हैं उनके रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये मीनिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टॉपिक जो हम नेक्स्ट कर रहे हैं दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग करते टाइम कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं फॉर यूनियन एंड मैनेजमेंट। तो यूनियन और मैनेजमेंट को किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग शुड बी मेड एन एजुकेशनल एज वेल एज बार्गेनिंग प्रोसेस। सो ये कहता है कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है उसको एजुकेशनल और बार्गेनिंग दोनों तरह का प्रोसेस बनाना चाहिए। इट मीन्स कि जो ट्रेड यूनियन के लीडर्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो मैनेजमेंट के सामने अपनी जो ग्रीवियंसेस हैं या जो डिज़ायर्स हैं वो उनके सामने रखें ताकि मैनेजमेंट उनको समझ सके। और सिमिलरली जो मैनेजमेंट है उसको भी ये चांस मिलना चाहिए कि वो अगर उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम्स वो कन्फ्रंट कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो उस तरह उन प्रॉब्लम्स को वो एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाएं ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो इसमें दोनों ने एक दूसरे को एजुकेट भी करना है और बार्गेनिंग तो करनी ही करनी है। अपनी टर्म्स मनवाने की कोशिश तो दोनों ने करनी है, बट एक दूसरे को एजुकेट भी उन्होंने करना है कि हम एक दूसरे को बताना है कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं या ये दिक्कतें हमें पेश आ रही हैं। Then second is management and trade union must look upon collective bargaining as a means of finding the best possible solution, not as a means of acquiring as much as one can conceding the minimum. So यहाँ पे उसने आपको बताया कि जो मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन है दोनों का ही कलेक्टिव बार्गेनिंग का मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है आप उसका एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ना कि आपका पर्पस ये होगा कि हम बार्गेनिंग इस तरह से करें कि जितना मैक्सिमम हो सके हमें उसका बेनिफिट मिल जाए और सामने वाले पार्टी को जैसे मर्जी लॉस हो जाए। ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव उनका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज बोथ द पार्टीज टू डिस्प्यूट शुड कमांड दी रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर। ऑब्वियसली जो कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए बैठे हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स, दोनों ही पार्टीज़ जो हैं उनका एक दूसरे के लिए उनके अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। देयर मस्ट बी म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड गुड फेथ। दोनों का आपस में एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर उनको विश्वास होना चाहिए और उनका यही इच्छा होनी चाहिए कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है उसका आप बेस्ट जो रिजल्ट है वो निकालेंगे जो जिससे दोनों ही पार्टीज़ को बेनिफिट मिले, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिले। And there should be an honest and responsible leadership to make collective bargaining effective and meaningful. So जो collective bargaining है उसको अच्छे तरीके से करने के लिए, इफ़ेक्टिवली और मीनिंगफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो लीडर्स वहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं, जिनको आप एज अ लीडर भेज रहे हैं, एज अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं, दे शुड बी ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। ये क्वालिटीज़ उनके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स हैं फॉर द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, मैनेजमेंट को किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट इज मैनेजमेंट मस्ट डेवलप एंड कंसिस्टेंटली फॉलो अ रियलिस्टिक लेबर पॉलिसी। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, एक अच्छी लेबर पॉलिसी रेडी करनी चाहिए और देन उसको प्रॉपरली और कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। अपनी लेबर पॉलिसी में ऐसी टर्म्स या ऐसी क्लॉजेस नहीं रखनी चाहिए जिससे आप अपनी लेबर को एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करें, और जो अच्छी वाली पॉलिसी आपने बनाई भी है उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बार अच्छी पॉलिसी बनाई उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप फिर से उसको चेंज करके उसमें कुछ ऐसे पॉइंट डाल दो जिससे लेबर की एक्सप्लॉयटेशन हो या लेबर के वो अगेंस्ट हो पॉलिसी। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। देन मैनेजमेंट जो है उसको क्या करना चाहिए, उसको ट्रेड यूनियन को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करनी चाहिए। रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने का मतलब है कि आप मेंशन कर रहे हो कि वो जो यूनियन आपके ऑर्गेनाइजेशन में है दैट इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड वन। रिकॉग्नाइज होने से जो यूनियन है उसके अंदर भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो डेवलप होगी।
Then management should periodically examine the rules and regulations by which its labor force is governed. मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम उन्होंने अपनी लेबर फोर्स के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं टाइम टू टाइम उनको गवर्न करते रहना चाहिए, उनको चेक करते रहना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए, और जहाँ पे ज़रूरत है उनको अपडेट करने की उनको अपडेट करते रहना चाहिए. देन मैनेजमेंट शुड ट्रीट द ट्रेड यूनियन फेयरली. मैनेजमेंट को अपने ट्रेड यूनियन को फेयरली ट्रीट करना चाहिए. फेयरली ट्रीट करने का मतलब है कि आप अपनी जो ट्रेड यूनियन है उसको इस तरह से मान के चलिए कि वो भी एक अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है. जो ट्रेड यूनियन है वो एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, उसको जो भी आप काम देंगे वो अपना दी बेस्ट ही प्रोवाइड करेंगे अपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में. सो उनको आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. देन मैनेजमेंट शुड ट्राई टू सेटल द ग्रीवियंसेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ इवन बिफोर द यूनियन ब्रिंग्स देम टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट. तो इसमें आपको बताया कि जो मैनेजमेंट है उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉयज़ को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो मैनेजमेंट की तरफ से बेस्ट एफर्ट ये होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम इससे पहले कि आपके एम्प्लॉयज़ या यूनियन आपके पास लेके आए उससे पहले ही आप कोशिश करो कि उन प्रॉब्लम्स को आप सॉर्ट आउट कर दें, उनको आप सॉल्व कर दें, ताकि यूनियन को ऐसी नौबत ही ना आए कि प्रॉब्लम्स वो आपके पास लेकर आएँ. ये कोशिश होनी चाहिए. And then management should place greater emphasis on social considerations rather than economic consequences of collective bargaining. So management को क्या करना चाहिए, अगर collective bargaining हो रही है तो collective bargaining में जो भी उस bargaining के दौरान जो भी decision लिए गए हैं उन decision के economic consequences क्या होंगे, यानी कि money related consequences क्या होंगे, इस चीज़ को इतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए. इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की बजाय फोकस करना चाहिए उसकी सोशल कंसिडरेशंस के ऊपर, यानी कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो एम्प्लॉयज़ के ऊपर या आप उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर उस बार्गेनिंग का क्या इफ़ेक्ट होगा, इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. देन इज प्रिंसिपल्स फॉर द ट्रेड यूनियन. यूनियन के लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं, यूनियन को किसी भी तरह का कोई अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस जो है वो फॉलो नहीं करनी चाहिए, और अगर इस तरह का गलत काम ऑर्गेनाइजेशन में हो भी रहा है तो उसको उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए. देन ये यूनियन की ही ऑब्लिगेशन है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो मैनेजमेंट को हेल्प करें. किस में हेल्प करनी है, ताकि किसी भी तरह की कोई वेस्टेज ना हो ऑर्गेनाइजेशन में, और जो आपकी प्रोडक्शन है उसका क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो पहले से इम्प्रूव हो. ये ट्रेड यूनियन की थिंकिंग या उनकी फ़िलॉसफी ऐसी होनी चाहिए. देन ट्रेड यूनियन शुड रिजॉर्ट टू स्ट्राइक ओनली एज अ लास्ट ऑप्शन. अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट हो रही है मैनेजमेंट की तरफ से, या आपको लग रहा है कि वो हमारी प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो जो स्ट्राइक करने की आप ऑप्शन चूज़ करते हैं कि हम तो स्ट्राइक कर देंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो वो जो स्ट्राइक है इट शुड बी एज अ लास्ट ऑप्शन. इसको बिल्कुल लास्ट में रखना चाहिए. ये नहीं कि आपके पास जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम आई आप सबसे पहले सीधा स्ट्राइक का ही डिसीजन ले लो. पहले आपको और दूसरे ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचना चाहिए कि आप और क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनके साथ कैसे बात करनी है, अपनी प्रॉब्लम कैसे उन तक पहुंचानी है. डायरेक्टली स्ट्राइक को आप एज अ वेपन यूज़ ना करें. एंड देन ट्रेड यूनियन लीडर शुड अप्रिशिएट द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. ये हमें बताता है कि जो ट्रेड यूनियन के लीडर्स होते हैं उनको जो मैनेजमेंट है उनके जो भी कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू उन्होंने इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की हैं, जो भी उन्होंने डिसीज़न लिए हैं, उन सारे डिसीजंस को ट्रेड यूनियन को अप्रिशिएट करना चाहिए. अप्रिशिएट इसलिए करना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैनेजमेंट आपकी जितनी भी डिमांड्स को फुलफ़िल कर रही है, मान रही है, एक्सेप्ट कर रही है, अल्टीमेटली उसके लिए जो पैसा है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो इनकम्स हैं या जो रिसोर्सेज हैं वो वहाँ से ही निकाला जा रहा है. सो अल्टीमेटली आपको जितना मैनेजमेंट आपके लिए कर रही है कम से कम उसके लिए आपको मैनेजमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए. देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. सो कलेक्टिव बार्गेनिंग की मेन टाइप्स जो हैं उसमें सबसे पहली टाइप हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग. डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग वो बार्गेनिंग है जहाँ पे एक पार्टी का जो लॉस है वो ऑटोमेटिकली दूसरी पार्टी का गेन बन जाता है. यानी कि यहाँ पे जब बार्गेनिंग की जाती है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में बार्गेनिंग होती है, तो जो मेन मुद्दा है बार्गेनिंग का वो इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि वेजेस बढ़ाना या बेनिफिट्स इंक्रीज़ करना या बोनस
बढ़ाना, तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर डिस्कशन की जाती है, बार्गेनिंग की जाती है। तो अगर ऑब्वियस सी बात है कि ये इस तरह की बार्गेनिंग में अगर मैनेजमेंट उनके इश्यूज़ को एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ ठीक है हम आपके वेजेस या सैलरी या बोनस बढ़ा देंगे, तो उससे एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा होगा, तो मैनेजमेंट को नुकसान होगा क्योंकि पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। और अगर मैनेजमेंट इस तरह के प्रॉब्लम्स को बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देती है कि हमने ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना, तो उससे मैनेजमेंट को फ़ायदा होगा, पैसे बचेंगे, लेकिन एम्प्लॉयज़ को नुकसान हो जाएगा। सो एक पार्टी का लॉस दूसरी पार्टी का गेन होता है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में। देन सेकेंड टाइप इज़ कोऑपरेटिव बार्गेनिंग। कोऑपरेटिव बार्गेनिंग वो बार्गेनिंग होती है जिसमें दोनों ही पार्टीज़ को या तो गेन होगा या फिर किसी को भी नुकसान नहीं होगा। फ़ायदा हुआ तो भी दोनों का, अगर नुकसान तो खैर होता नहीं। रीज़न बीइंग कि इसमें जो मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं, जो इश्यूज़ डिस्कस किए जाते हैं वो होते हैं जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं, या सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज आ गई है, या ओवर स्टाफिंग की कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो मैनेजमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ से इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करती है, बार्गेनिंग करती है। ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इसमें ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, वो अपने आइडियाज़ वगैरह देते हैं कि किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को हम फेस कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कोऑपरेटिव बार्गेनिंग। सो दोनों पार्टीज बेसिकली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रही हैं। देन नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग वो बार्गेनिंग है जहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, वर्कर्स के अगर वेजेस को बढ़ाना भी है तो उसका बढ़ाने का आगे रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना। यानी कि मैनेजमेंट जो है ये कह देती है कि अगर हम वेजेस बढ़ाएंगे भी तो उसके लिए आपको अपना पहले प्रोडक्टिविटी लेवल को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह की बार्गेनिंग में यूजुअली जो मैनेजमेंट है या जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो एक फिक्स कर देते हैं, इंडेक्स फिक्स कर देते हैं कि आपको अगर परफॉर्मेंस देनी भी है ऑर्गेनाइजेशन में तो आप मैक्सिमम इस लेवल तक की परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो वर्कर्स उनको पता है कि मैक्सिमम कितना का काम आप कर सकते हो, अगर अच्छा भी करना है या बहुत बढ़िया करना है तो किस हद तक बढ़िया करना है, तो वो इंडेक्स आपको बीट करना है, बस उसको क्रॉस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो वो क्रॉस, क्योंकि जो वर्कर्स उसको भी क्रॉस करेंगे, उससे भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, ऑब्वियसली फिर वो एक्स्ट्रा पेमेंट भी क्लेम करेंगे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट अपने आप को पहले ही सेव कर लेती है कि आप अगर एक्स्ट्रा मेहनत करनी है या जैसे आपको बोनस लेना है या एक्स्ट्रा ओवर टाइम लगाना है तो मैक्सिमम आप इतना लगा सकते हैं, इसके लिए हम आपको पे करेंगे, इससे ज़्यादा के लिए हम आपको पे नहीं करेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मेन बार्गेनिंग जो है वो की जाती है। And then last type is composite bargaining. So here labor bargain for wages as usual but goes a step further, demanding equality in matters relating to work norms or employment level etc. यहाँ पे जो workers हैं वो bargaining तो करते ही हैं, बट यहाँ उनका मेन फोकस किस पे होता है, वो अपना ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कंसर्न है उसको शो करते हैं कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जैसे उनकी केयर करते हैं, उनकी फ़िक्र करते हैं, उनको भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परवाह है। तो इसमें जैसे मुद्दे जो डिस्कस किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे वर्किंग कंडीशन जो हैं वो कैसी होनी चाहिए, या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं, या कोई रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग पॉलिसीज़ जो हैं वो किस तरह की सेट की जा रही हैं। तो इस तरह के मुद्दे होते हैं जिनको डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना कंसर्न फील करते हैं और वो चाहते हैं कि जो इस तरह के मुद्दे हैं, जो इस तरह के टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर जब डिस्कशन की जाए तो ऑब्वियसली वर्कर्स को भी उसमें पार्टिसिपेट करवाया जाए और उनकी भी आइडियाज़ को कंसिडर किया जाए। दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट बार्गेनिंग। एंड देन टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है। फर्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस टू सोसाइटी। सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है कलेक्टिव बार्गेनिंग की। फर्स्ट इज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग लीड्स टू इंडस्ट्रियल पीस इन दी कंट्री। अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी जिसमें दोनों पार्टीज़ बैठ के बार्गेनिंग करेंगी, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की कोशिश करेंगी, इससे जो आपकी कंट्री है वहाँ पे इंडस्ट्रियल पीस आएगा। इंडस्ट्री जो है वो शांति से चलेगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे एम्प्लॉयर्स के, तो शांति से इंडस्ट्री जो है वो चलेगी। देन इट रिजल्ट इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हार्मोनियस इंडस्ट्रियल क्लाइमेट विच सपोर्ट्स एंड हेल्प्स in the pace of a nation's effort towards economic and social development since the obstacle to such a development can be reduced considerably। तो ये पॉइंट आपको कहता है कि अगर आपका जो इंडस्ट्रियल क्लाइमेट है वो हारमोनियस होगा, अच्छे से चलेगा, स्मूथली चलेगा, तो उससे जो ऑब्वियसली आपका जो नेशन है उसमें भी आपको बूस्ट मिलेगा। आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगी एज वेल एज आपकी सोशल डेवलपमेंट भी होगी।
देन डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स इज कॉन्स्टेंटली बीइंग चेक्ड। सो सोसाइटी को एक इसके इम्पॉर्टेंस सोसाइटी के लिए ये भी है कि बारगेनिंग के प्रोसेस के थ्रू इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो और उनको किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयट ना किया जाए। Then it provides a method or the regulation of the conditions of employment of those who are directly concerned about them. So एक collective bargaining जो है वो एक इस तरह का मेथड है या इस तरह का रेगुलेशन है जिसमें जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो कंडीशंस हैं, जो रूल्स हैं, उनको फॉर्म किया जाता है। तो वहाँ पे उनको भी उनकी जो थिंकिंग है या उनके जो आइडियाज़ हैं उनको भी कंसीडर किया जाना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर डायरेक्टली कंसर्न्ड विद देम। देन इंपॉर्टेंस टू एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? कलेक्टिव बार्गेनिंग डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू एम्प्लॉयज़ के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग डेवलप होती है। इससे जो है उनकी वर्क फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि उनको पता है कि हम एक ग्रुप का पार्ट हैं, बार्गेनिंग ग्रुप का पार्ट है, जिससे उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, मतलब वो इन फ्यूचर बार्गेनिंग कर सकते हैं, इसका स्कोप है वहाँ पे। देन कलेक्टिव बार्गेनिंग इंक्रीज द मोरल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़। ऑब्वियसली उनका मोरल हाई होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इससे जो मैनेजमेंट है उसका उसकी जो फ्रीडम होती है आर्बिट्ररी एक्शन लेने की, कि आप कभी भी किसी भी एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट कोई एक्शन ले लो, उसके ऊपर थोड़ी रोक लगती है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि ऐसे मैनेजमेंट कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को फायर कर दे या निकाल दे या कुछ भी कर दे, ऐसा नहीं चलेगा। देन वर्कर्स जो हैं वो इसमें मोटिवेटेड फील करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि अगर उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या कोई भी टॉपिक उन्होंने डिस्कस करना है या बार्गेनिंग करनी है तो वो मैनेजमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। देन इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग अ प्रॉम्प्ट एंड फेयर सेटलमेंट ऑफ ग्रीवियंसेस। यहाँ पे आपका मेन मकसद यही होता है कि आप अपने जो ग्रीवियंसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी फटाफट से और फेयर सेटलमेंट करो, मतलब आपको सही जो है वो डिसीजन मिले। Then it provides a flexible means for the adjustment of wages and employment conditions to economic and technological changes in the industry, as a result of which the chances for conflicts are reduced. तो यहाँ पे ये आपको एक फ्लैक्सीबल मीन है, आपके लिए एक साधन है जिसमें आप अपने वर्कर्स के वेजेस और एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को इस तरह से मतलब चेंज कर सकते हैं या सेटल डाउन कर सकते हैं, ताकि जब भी इकोनॉमी में किसी तरह का कोई चेंज आ जाए, कोई टेक्नोलॉजी वगैरह ही चाहे चेंज हो जाए, लेकिन उससे फिर जो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। यानी कि जैसे यूजुअली होता ही है कि किसी भी तरह का कोई टेक्नोलॉजी जैसे चेंज हो गई है तो जो वर्कर्स हैं वो उसको अपोज करना शुरू करते हैं कि हमें नई टेक्नोलॉजी से काम नहीं करना था तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग में फिर इस तरह की जब बार्गेनिंग की जाती है तो जैसे मैनेजमेंट कहेगी कि अगर नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बदले में हम आपकी थोड़े वेजेस इंक्रीज़ कर देंगे या आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे। तो इस तरह से वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं प्रॉब्लम्स और कन्फ्लिक्ट्स नहीं बनते। एंड देन लास्ट इज इम्पॉर्टेंस टू एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स के लिए क्या फ़ायदा है कलेक्टिव बार्गेनिंग का? इट बिकम्स ईजियर फॉर द मैनेजमेंट टू रिजॉल्व इश्यूज एट द बार्गेनिंग लेवल रादर देन टेकिंग अप कंप्लेंट्स ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स। तो यहाँ पे उसने कहा कि मैनेजमेंट के लिए बहुत ईजी हो जाता है अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करना, सॉल्व करना बार्गेनिंग करके, रादर देन इंडिविजुअल वर्कर की सिंगल प्रॉब्लम को आप टेकअप करो। उसके बजाय बेटर है कि आप कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव से मिलो और ओवरऑल जो जर्नल प्रॉब्लम्स है आपके एम्प्लॉयज़ की उनको आप सॉर्ट आउट कर दो, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। Then collective bargaining tends to promote a sense of job security among employees and thereby tend to reduce the cost of labor turnover to the management. So collective bargaining के थ्रू जॉब सिक्योरिटी की एक सेंस अराइज हो जाती है एम्प्लॉयज़ में, जिसकी वजह से वो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल बनते हैं और वो छोड़ कर नहीं जाते, और उनके ना जॉब छोड़ने की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो एम्प्लॉयर है उसको भी बेनिफिट मिलता है, उसकी कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर कम हो जाती है। देन कलेक्टिव बार्गेनिंग ओपन्स अप चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द वर्कर एंड मैनेजमेंट। सो इससे जो है वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है इन डिसीजन मेकिंग वो इंक्रीज होता है, वो भी आपके डिसीजंस में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने आइडियाज़ आपके सामने रखते हैं। देन कलेक्टिव बार्गेनिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन सेटलिंग एंड प्रिवेंटिंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। किसी भी इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने में, उनको सॉर्ट आउट करने में कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक बहुत ही अहम रोल है। ये आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मुद्दे होंगे उनको सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करता है, स्मूथली उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसके साथ ही ये टॉपिक हमने टोटली ख़त्म कर दिया है। थैंक यू।